Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, English Pranav. Good afternoon. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. चलिए, कल आपने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, और उस पर और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों पर कुछ क्वेश्चन अपन ने किए। नाउ कुछ और आज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑन सिलेक्शंस या कॉम्बिनेशन वो अपन देख रहे हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे इसमें आज का, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग है ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। मतलब ये जो कुछ फॉर्मूले आपको लिखा रहे हैं क्वेश्चंस में आपको बड़ा हेल्प करेंगे। इनको आप डायरेक्टली लर्न करिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। एक एक फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन इस हेडिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच total number of ways in which it is possible to form groups total number of ways in which it is possible to form groups by taking some or all कुछ लेना है या फिर आप सभी भी ले सकते हैं। by taking some or all of n things at a time, some or all things at a time, it is given by, this is the formula, 2 raised to the power n minus. मतलब we have n objects, we have n things, और आपको इन n things में से कुछ लेना है या फिर आप सभी भी ले सकते हो। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि if we have n distinct objects, or we have to form group by taking some or all. by taking some or all का मतलब है कि आपको कुछ लेना है या फिर आप सारे भी ले सकते हो। कुछ से मतलब यहाँ पर आप n में से एक ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, n में से 2 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, n में से 3 ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
और एट द लास्ट n में से n ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 raised to the power n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 raised to the power n minus 1। सर फॉर्मूला एक्सप्लेन करिए प्लीज। नहीं फॉर्मूला समझा। में जो है आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है, यदि आपने बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ा है तो यदि आप क्वेश्चन को समझें तो वी हैव n थिंग्स, हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और क्वेश्चन में बोला है कि हमको ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। वी हैव टू फॉर्म ग्रुप्स, ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप आप कैसे बनाओगे? बाय टेकिंग सम और ऑल। इन गिवन ऑब्जेक्ट में से या तो कुछ लेना है या फिर सारे ही लेना है। मतलब कहने का ऐसा है कि मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से मेरे को ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। अब वो ग्रुप बनाने के लिए मैं एक बच्चा भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ और 10 भी ले सकता हूँ। मैं से 10 में से एक भी लेके ग्रुप बना सकता हूँ, 10 में से 2 को लेके ग्रुप बना सकता हूँ, 10 में से 3 को लेके बना सकता हूँ, 10 में से 10 को लेके ग्रुप बना सकता हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब मैं यदि इस केस में n की जगह पर 10 बोल दूं तो आपका आंसर होगा 2 raised to the power 10 minus 1 और 2 raised to the power 10 minus 1 is 1023। 1023 तरीके होंगे जिससे मैं ये ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। बाकी यदि एक्सप्लेनेशन आप इस फॉर्मूला का देखें तो केवल इतना सा है, बहुत साइड में अपन छोटा सा हिंट यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। ये बात आपने पढ़ी है कि देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से आपको कुछ या फिर सारों को लेके ग्रुप फॉर्म करना है। तो आप n में से एक ऑब्जेक्ट लेके ग्रुप बना सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि हमने मान लो मेरे मन में आ कि भाई एक ही बच्चे का ग्रुप बनाना है, हमको एक से ज्यादा लेना ही नहीं है, तो NC1 हो जाएगा। या फिर या मतलब और वर्ड आया इसलिए अपन एडिशन का साइन लगाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, n में से 2 बच्चे लेके ग्रुप बना दें। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, n में से 3 ले लें। और इस तरीके से जब आप लिखते चले जाएंगे तो लास्ट पॉसिबिलिटी है कि n में से n ऑब्जेक्ट्स को लेके अपन ग्रुप का फॉर्मेशन कर दें। और ये जो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN का वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 raised to the power n minus 1। ये वैल्यू होती है 2 पावर n minus 1 की। मतलब एक्चुअली ये जो है वो इतने के बराबर है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि भाई ये वैल्यू 2 raised to the power n minus 1 कैसे होगी? तो आपने बाइनोमियल थ्योरम में सभी ने ये देखा है कि सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 raised to the power n होता है 1 plus x के पावर n के एक्सपांशन में। मतलब वहां पर आपने देखा है कि C0 plus C1 plus 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 up to ये 2 raised to the power n होता है। और ये अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला n वहां नहीं लिखते जो आपको बताया था बाइनोमियल थ्योरम में, NC0 की जगह केवल C0 लिखते हैं। तो ये एक्चुअली लिखा है NC0 प्लस NC1 प्लस 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 NCN का वैल्यू 2 raised to the power n। इसको आप पढ़ते थे सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 पावर n। और यू नो दैट कि NC0 का जो वैल्यू है वो 1 होता है। तो ये जो NC0 है इस 1 को हम वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है ये कि NC1 प्लस NC2 प्लस 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 NCN का वैल्यू 2 raised to the power n minus 1। So this is the explanation of this formula, 2 power n minus 1 बनेगा। यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। तो ये दो बातें हैं इसके पीछे रीजन की। और मैंने आपको इस पर एक एग्जांपल भी बताया कि जैसे मेरे पास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे में से मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को कुछ को या फिर सभी को लेके ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, तो कुछ से मतलब ये है कि आपने कम से कम एक बच्चा लेके तो ग्रुप बनाना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ग्रुप बनाने से डिनाई कर दें, मतलब NC0 हमने कंसिडर नहीं करना है। तो 10 में से एक लेंगे या फिर 10 में से 2 लेंगे या फिर 10 में से 3 लेंगे या फिर 10 में से 10 लेंगे। इट इज 2 raised to the power 10 minus 1 क्यों हुआ? क्योंकि वो जो NC0 वाला केस था वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और NC0 का वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। अभी कोई डिफिकल्टी हो आपको इस फॉर्मूला में तो बताइए।
सर अगर 10 ऑब्जेक्ट्स दिए रहे और 5 को सिलेक्ट करना है तो 2 पावर 5 माइनस 1 आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, 10 में से ये अभी केवल हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 ऑब्जेक्ट्स में से मैं आपको केवल ये बोलूं कि मेरे को सम या फिर ऑल लेने हैं। ठीक है, यदि आपको सम या फिर अप टू 5 तक बोला जाएगा तब वहां पर ये बनेगा NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 तक, जितना बोला जाएगा वहां तक लेंगे। तो वो 2 पावर 5 माइनस 1 नहीं होगा, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स जब n होता है तो 2 पावर n होता है, लेकिन जब आप NC1 NC2 NC3 मतलब n का वैल्यू 10 लो और 5 तक ही कैलकुलेट करो, मतलब 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5, तो ये 2 पावर 5 नहीं आता है। ठीक है, उसका जस्ट आधा नहीं होता। ये केवल उसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल बाइनोमी, जब तक ऑल वर्ड नहीं जुड़ेगा तब तक उसको 2 पावर n नहीं लिखेंगे। और कोई क्वेरी है? चलिए, वेरी गुड। सो दिस इज दी फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे ही 4-5 फॉर्मूले मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। तो हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा और एक बार बताना ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में आपको यदि n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और n ऑब्जेक्ट में से आपको कुछ या फिर सारे, कुछ या फिर सारे का मतलब ये हो गया कि आप n ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो या फिर सारे भी ले सकते हो। सम और ऑल का मतलब ये हुआ NC1 से लेके NCn तक। तो इसकी वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 होती है। क्यों? कि बाइनोमियल थ्योरम में आपने ये पढ़ा है, ये सबका जो सम है वो 2 पावर n होता है, और ये जो NC0 की वैल्यू है ये 1 होती है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया, तो फिर NC1 NC2 NC3 NCn का वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 लग जाए। हाँ सर समझ गया। ओके, चलिए, तो मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही एक और पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। पहली लाइन हमारी वही है सेकंड पॉइंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ बीस in which it is possible to form groups by taking some or all of n things या n objects। तो यहां तक तो पहला लाइन जो हमने लिखा था बिल्कुल सेम पूरा लिखा हुआ है, एज सच कॉपी किया हुआ है। बट अब ये जो आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ये n ऑब्जेक्ट्स में जो खासियत है वो ये है कि ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, these are the sum of n1 plus n2 प्लस 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 एंड सो ऑन करके अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं। इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, वेयर, अब यहाँ से रिस्ट्रिक्शन देना शुरू कर दो। जैसे पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो वेयर n1 थिंग्स आर alike of one kind, comma, and two are alike of second kind, and so on। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स आपके n1 जो है वो alike of one kind, n2 are alike of second kind, and so on is। तब आपके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा n1 plus 1 into n2 plus 1 dash dash dash
और फाइनली जाके -1, यह है फॉर्मूला। अब देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला और दूसरा केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस है कि यहाँ तक और यहाँ तक की पूरी लाइन हमने सेम लिखी है, एन तक जब ओपन जा रहे हैं तो पूरा लाइन एन तक सेम लिखा है। बट अभी ये जो एन ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे थे, दे आर दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपको 10 बच्चे यहाँ पर 10 बच्चे लिए थे, 10 में से मैंने आपको बोला था कि आपको ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। आप एक लेके भी बना सकते हो, 2 लेके भी बना सकते हो, 10 में से 10 बच्चों को लेके भी ग्रुप बना सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला 2 पावर 10 माइनस 1 हुआ। बट अब मैंने आपको जो बोला है कि मेरे पास यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास n1 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, इसका मतलब क्या होता है, n1 ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे, एक प्रकार के, मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। n1 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, फिर उसमें n2 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, और एंड सो ऑन। इस तरीके से ग्रुप है n1 n2 n3 nk तक, यदि आप मान लो तो nk ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड ऑफ kth काइंड। सो इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल हो रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब, जैसे मैं आपको सपोज करूं कि मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है और उसमें मेरे पास 100 बॉल्स पड़े हुए हैं, 100 गेंदे हैं, 100, ठीक है, 100 बॉल्स हैं। और उस 100 बॉल्स में आपको मैं ये बोलूं कि मेरे पास उसमें 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, 10 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हैं, 12 आइडेंटिकल येलो बॉल हैं, और एंड सो ऑन। इस तरीके से 100 बॉल का मैंने एक बॉक्स बनाया है। मतलब अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में 10 डिफरेंट कलर की बॉल्स लिखे हैं और हर कलर की जो बॉल है वो आइडेंटिकल। यदि इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, मतलब जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, और शॉपिंग मॉल में जब मैं गया तो मेरे पास एक शर्ट का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें एल साइज की शर्ट्स रखी हुई हैं और सब बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसी दिखने वाली और एक कलर की शर्ट्स हैं। फिर दूसरे सेक्शन में गया तो पहले जो आपका जो सेक्शन था शर्ट्स का, वो रेड कलर की शर्ट्स का था। दूसरा जो सेक्शन है वो येलो कलर की शर्ट्स का है। तीसरा जो सेक्शन है वो मेरे पास ग्रीन कलर की शर्ट्स का है। ठीक है, शर्ट ले लो या टी शर्ट ले लो, जब मॉल में जाते हैं तो आइडेंटिकल आपको शर्ट टी शर्ट्स मिलती हैं। तो मेरे पास N1 टी शर्ट्स आइडेंटिकल हैं, N2 टी शर्ट्स, उसी को अपन बोल रहे हैं यहाँ पर N1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड। N1 टी शर्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड का मतलब एक जैसी, एक प्रकार की। N2 थिंग्स आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, जो दूसरे आपके टी शर्ट्स हैं वो एक जैसे कोई दूसरे प्रकार के हैं। ठीक है, तो रेड कलर के टी शर्ट्स हैं मेरे पास N1, फिर येलो कलर के टी शर्ट्स हैं मेरे पास N2, फिर ग्रीन कलर के टी शर्ट्स हैं मेरे पास N3, फिर ग्रे कलर के टी शर्ट्स हैं N4 एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास N ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब जो अब आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब है बिल्कुल सेम होने का मतलब बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो अब मेरे को उनमें से ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, और ग्रुप का फॉर्मेशन करना है सम बाई टेकिंग सम और ऑल। इसका मतलब ये है कि उस मॉल में रिस्ट्रिक्शन ये दिया गया है कि आप मॉल में जाओगे तो कुछ ना कुछ खरीद के बाहर जरूर लाओगे, ऐसा नहीं है बस घूम घाम के बाहर आ। ये रिस्ट्रिक्शन डाला है। सम और ऑल का मतलब है कुछ लेके जरूर आना है, ग्रुप का फॉर्मेशन जरूर करने का है। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ खरीदना जरूर है। सम और ऑल का मतलब ये हुआ। ठीक है, सो आपने कम से कम एक टी शर्ट मतलब जरूर परचेज करनी है, ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो हमारे सम और ऑल को आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे ये N1 + 1 इंटू N2 + 1 एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके -1। ठीक है, सो दिस इज दी सेकंड फॉर्मूला। अब आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए आप। सर इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले तो थ्योरी तो समझो। क्वेश्चन तो मैं ओरली ऐसा बताते जा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अभी। कोई भी सवाल मन में आ रहा है तो रख लीजिए, मतलब पूछ लीजिए, रखिए मत। हाँ ऋषभ बोलो। सर ये वाला फॉर्मूला भी मतलब कैसे आया? देखिए अब एक बात मेरे को ये आप देखो
मान लो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं पहले केस में, दे आर दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे मेरे पास 10 बच्चे थे, तो 10 बच्चे में से मेरे को यदि एक सिलेक्ट करना है तो मेरे पास जो तरीका होता था वो होता था 10C1, और 10C1 की वैल्यू आती है 10। 10 में से एक बच्चे को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ डेज 10 हो सकते हैं। अब मेरे को यदि 10 में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ डेज 10C2 होंगे। 10C2 का वैल्यू 10 × 9/2 आएगा, विच इज 45। 10 में से 3 सेलेक्ट करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज 10C3 होंगे, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10, 9, 8 डिवाइडेड बाय 3, 2, 1, और उसको कैलकुलेट करोगे तो 3, 4, 120 आता है। ठीक है, सो एंड सो ऑन। तो 10 में से 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एक को सिलेक्ट करना है तो 10 तरीके होंगे। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 को सिलेक्ट करना है तो 45 वेज होंगे। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो 120 वेज होंगे, एंड सो ऑन। ये तो हुआ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का केस। अब मान लो मेरे पास जो 10 बच्चे थे, उन 10 बच्चों को मैंने 10 अंडों से रिप्लेस कर दिया। अंडे तो आप समझते हैं, एग, बिल्कुल सेम साइज शेप के अंडे हैं, है ना, छोटे बड़े नहीं है। 10 अंडों से रिप्लेस कर दिया 10 बच्चों को। अब मेरे पास बिल्कुल 10 व्हाइट कलर के एक जैसे दिखने वाले सेम शेप और साइज के 10 अंडे रखे हुए हैं, 10 एग। अब जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, अब मैं आपको बोलूं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हो? एक ही तरीका होगा। 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मैं आपको बोलूं 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो तरीके कितने होंगे? एक ही होगा। 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को 3 सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 1 ही होंगे। मतलब इन दिस केस व्हेन n इज आइडेंटिकल, जब ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल होंगे तब NC1 का वैल्यू भी 1 होगा, NC2 का वैल्यू भी 1 होगा, NC3 का वैल्यू भी 1 होगा, NCR का वैल्यू भी 1 होगा, NCN का वैल्यू भी 1 होगा। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो 1 होता है। तो मेरे पास यदि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को मेरे को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास क्या होता है? 1। ये हमेशा याद रखिए, व्हेन n इज आइडेंटिकल देन NCR का वैल्यू 1 होगा। ठीक, अब उसी तर्ज पर जब आप मान लीजिए मॉल में गए और पहले सेक्शन में गए जिसमें रेड कलर के टी शर्ट M साइज के रखे हुए हैं, आइडेंटिकल है टी शर्ट सारे, सबकी साइज सेम है, सबका कलर सेम है। अब मेरे पास यदि 10 आइडेंटिकल रेड कलर की टी शर्ट्स हैं और मैं यदि अब उसमें से मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि मैं पहले सेक्शन में गया तो हो सकता है कि मैं एक टी शर्ट उठाऊं, हो सकता है मैं 2 उठाऊं, हो सकता है मैं 3 उठाऊं, हो सकता है मैं 4 उठाऊं, हो सकता है मैं 10 के 10 उठाऊं, हो सकता है मैं कुछ भी ना उठाऊं। मतलब तब वहां पर क्या होगा? 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C10 अप टू 10C10 आएगा। तो इनका जो वैल्यू होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो 10C0 का भी वैल्यू 1 होगा, 10C1 का वैल्यू भी 1 होगा, 10C2 का वैल्यू भी 1 होगा, 10C10 का वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 + 1 + 1 जो है वो कितने होंगे? 11 होंगे। तो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, तो उसमें से कुछ नई या फिर कुछ सिलेक्ट करने का जो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना होगा वो 10 + 1 होगा। 10 + 1 मतलब कितना हो जाएगा? 11। तो मेरे पास N1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे तो N1 + 1 लिखा। तो जब मैं फर्स्ट सेक्शन में गया जिसमें N1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो सिलेक्शन होंगे वो क्या होंगे? N1 + 1। ऐसे ही दूसरे सेक्शन के लिए भी कितने होंगे? N2 + 1। तीसरे सेक्शन के लिए भी कितने होंगे? N3 + 1। और ऐसे 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 अपन हर सेक्शन में चले गए। इन सारे सिलेक्शन में वो केस इंक्लूडेड है जब मैं हर सेक्शन में गया और मैंने कुछ नहीं लिया, +1 उसी के लिए डाला होगा। क्योंकि ये आप जानते हो कि 10C1, 10C2, 10C3, 10C10 का मतलब क्या होगा? सम और ऑल। लेकिन आप हर सेक्शन में गए हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे को रेड कलर का टी शर्ट पसंद नहीं आ रहा तो अपन वहां से कुछ नहीं लेंगे, अपन दूसरे सेक्शन से कुछ उठाएंगे। तो वहां पर अपन ये केस इंक्लूड करेंगे 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C10। तब उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? 10 + 1 11। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए N1 + 1, सेकेंड सेक्शन के लिए N2 + 1 एंड सो ऑन। अब लास्ट में जाके ये सब करने के बाद लास्ट में जाके -1 क्यों किया? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये दिया था कि आपको मॉल में जाना है तो कुछ खरीद के जरूर लाना है। और इनमें आपने कौन कौन से केस लिए हैं कि हम पहले सेक्शन में गए, हमने कुछ लिया, कुछ नहीं भी लिया। दूसरे सेक्शन में भी हमने 0 और मोर देन 0 वाले केस इंक्लूड किए।
तीसरे सेक्शन से भी हमने 0 और मोर देन 0 वाले केस लिए। तो इन सब में लास्ट में जाके वो एक सब केस हमने सबट्रैक्ट किया है जब हम हर सेक्शन में गए तो थे और हमने हर सेक्शन से कुछ नहीं लिया, तो इसलिए वो एक 1 जो है वो हमने सबट्रैक्ट किया है। मतलब इसको बोलते हैं जो NC0 जो यहाँ पर सबट्रैक्ट किया था, जब भी सम और ऑल वर्ड आएगा आपको -1 करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप वहां पर NC0 वाला केस इंक्लूड नहीं कर सकते हो। मतलब आप मॉल में जाओगे तो आपको कुछ खरीद के जरूर लाना है वापस, इसलिए वो -1 किया। समझ में आया ऋषभ? अभी हाँ सर। सर लेकिन वो अगर बाद में सब्ट्रैक्ट ही करना है NC0 को तो पहले लिया ही क्यों? पहले यदि लिखेंगे तो वो सब में इंक्लूड हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे केवल N1 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पहले सेक्शन में गए थे और आपने एक जरूर लिया। फिर आप यदि यहाँ भी NT लिखोगे तो आपको दूसरे सेक्शन से भी आपने एक बॉल मतलब एक शर्ट हमेशा ली। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई, रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि आप 10 सेक्शन में जाओगे तो हर सेक्शन से कुछ ना कुछ परचेज करना है। उन्होंने ये बोला है कि आप 10 सेक्शन में जाओगे, लेकिन जब मॉल से बाहर निकलोगे तो कम से कम एक टी शर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अभी समझा? ओके सर। अरे समझा कि नहीं? ओके, मैं थोड़ा दम नहीं दिख रहा है। हाँ सर, बट वही वो NC0 वाला ही थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ, उसमें ये है कि देखिए, जब फर्स्ट सेक्शन में आप गए थे तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास क्या क्या सारी पॉसिबिलिटीज अपन लेंगे ना। फर्स्ट सेक्शन के लिए चॉइसेस जो हैं वो अपने पास क्या है, N1C0 प्लस N1C1 प्लस 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 N1CN1, ये फर्स्ट सेक्शन के लिए चॉइसेस है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब हर का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 होगा, तो कितने टाइम N1 + 1 टाइम। तो इसमें हमने ये वाला केस इंक्लूड किया है। जब मैं दूसरे सेक्शन में जाऊंगा तब N2C0 N2C1 और N2 तो ये बनेगा N2 + 1। तो अभी मैं हर सेक्शन में वो केस इंक्लूड करके चला हूं जब मैंने कुछ भी नहीं लिया, या फिर एक लिया, या फिर 2 लिया, फिर ये N1 सारे के सारे ले लिए, क्योंकि हमको सम और ऑल लिखना है। तो ऐसा मैं पहले सेक्शन में गया, दूसरे सेक्शन में गया, तीसरे सेक्शन में गया, जितने सेक्शन बने सब में गया। अब इन सारे केसेस में आप ये देखो कि ये जो 1 कौन सा इंक्लूडेड है, जब मैं हर सेक्शन में गया और मैंने कुछ नहीं लिया, वो केस मैंने जो है हर केस में इंक्लूड किया है, और इसलिए लास्ट में जाके वो मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1। कम से कम एक मेरे को शर्ट लेनी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 10 सेक्शन में गए तो कम से कम आपको 10 लेना है। 10 में से कम एक आपको लेना है। इसलिए हम उसको हर में से सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप यदि हर में केवल N1 N2 N3 Nk लिखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले सेक्शन से भी आपने कम से कम एक टी शर्ट लिया, दूसरे सेक्शन से भी एक लिया, तीसरे से भी एक लिया। तो ऐसे आप यदि 10 सेक्शन में जाओगे तो कम से कम 10 टी शर्ट आपके पास होना चाहिए। जबकि रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि खाली हाथ वापस नहीं आना है। खाली हाथ वापस नहीं आने का मतलब है कि मान लो आप पहले में गए कुछ नहीं लिया, दूसरे में गए कुछ नहीं लिया, तीसरे में गए कुछ नहीं लिया, चौथे में गए कुछ नहीं लिए, पांचवें में गए एक उठा ली, फिर छठे में गए कुछ नहीं लिया, सातवें में गए कुछ नहीं लिया, ये केस चलेगा। समझ में आया अभी? हाँ सर। और सर वो जो है लास्ट में -1 जो किया अपन ने, लेकिन सर ये जो अपन ने लिखा N1 + 1 N2 + 2 N2 + 1, हाँ ये सब तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बार माइनस करेंगे तो चल जाएगा। हाँ, मतलब ओवरऑल जितने केस बनेंगे सब में से एक माइनस कर दिया, क्योंकि एक आपको कम से कम लेके जाना है बाहर, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी अच्छा, ओवरऑल। मतलब हाँ मतलब वो जितने भी उसमें से कुछ भी नहीं लिया, जैसे जितने भी हाँ शॉप से उसमें से एक भी हाँ शॉप हाँ, में से कुछ नहीं लिया। कुछ भी नहीं लिया। हाँ ओके। चलिए, तो ये दूसरा फॉर्मूला है। मैं इसी फॉर्मूला को एक बार और डिस्कस करूंगा। जब मैं किसी मॉल में जाऊंगा तो मेरे पास 10 सेक्शन होंगे, 10 सेक्शन या 20 सेक्शन जो होंगे सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, और एक सेक्शन में उसमें ऐसा भी रखूंगा जिसमें सब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा अपन जनरलाइज करेंगे दूसरे तीसरे चौथे रिजल्ट में आगे चल के। बाकी ये जो N1 + 1 आया, इसका कंसेप्ट मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू दी थर्ड रिजल्ट। सर हाँ बोलिए। सर अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दिए कि हर सेक्शन में से एक शर्ट उठानी है तो फिर वो +1 हाँ, ऐड नहीं ये होगा? +1 नहीं आएगा, फिर केवल N1 × N2 × N3 up to जितने सेक्शन होंगे उतने आएंगे, और लास्ट में -1 भी नहीं होगा। सर क्या सर एक बार फिर से बताइए। सर अगर 10 सेक्शंस में से अगर 4 सेक्शन से ही लेना है फिर? ये सब रिस्ट्रिक्शन आगे चल के आएंगी आपके पास।
जितने सेक्शन से लेना है बस उतने तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 4 तक जाना है आपको तो n1+1 n2+1 n3+1 n4+1, बस वहां पे खत्म हो जाएगा। सर अगर हम नहीं ले रहे तो +1 ऐड नहीं होगा ना? नहीं, नहीं ले रहे हैं तो +1 ऐड होगा। ले रहे हैं कम से कम एक, मतलब नहीं लेने का केस, यदि नहीं लेने का मतलब हो गया NC0। यदि NC0 आप इंक्लूड कर रहे हो तो +1 लेंगे, NC0 इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो फिर +1 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हर केस में मैंने NC0 वाला केस इंक्लूड किया है। जब मैं सेक्शन में गया तो मेरा मन आया तो मैंने कुछ नहीं लिया, और मेरा मन आया तो मैंने 10 के 10 भी उठा ली, मेरा मन आया तो मैंने एक भी उठाया, मेरा मन आया तो मैंने दो। तो मैं हर पॉसिबिलिटी फर्स्ट सेक्शन के लिए, हर पॉसिबिलिटी सेकंड सेक्शन के लिए, हर पॉसिबिलिटी थर्ड सेक्शन के लिए ले रहा हूँ, और फिर लास्ट में जाके एक सबटेड कर दे रहा हूँ कि वो केस हमने सबटेड करना है कि जब आप हर सेक्शन में गए तो घूम घाम के वापस ही आ गए, कुछ लिया नहीं, तो वो केस पर एक सबटेड कर देना, बस एक पॉसिबिलिटी बस सबटेड हो जाएगी। और सर अगर फर्स्ट सेक्शन में अगर 2 टी-शर्ट उठाए तो कैसा होगा? भाई सबके लिए नंबर ऑफ बेज एक ही होता है, सबके लिए। चाहे आप, जो मैं अगले थर्ड रिजल्ट में लिख रहा हूँ कि आपके पास यदि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, और यदि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मेरे को 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। हर ऑब्जेक्ट में से मेरे को यदि 3 सिलेक्ट करने हैं तो भी वैल्यू 1 होगी। यदि 10 में से 10 सिलेक्ट करने हैं तो भी वैल्यू उसकी 1 ही होगी। मतलब इंडिविजुअल इस हर का वैल्यू 1 आता है जब n आइडेंटिकल होता है। जैसे मैं n को 10 लूं और 10 डिफरेंट है तो 10C1 का वैल्यू 10 आएगा, बट यदि 10 आइडेंटिकल है तो फिर 10C1 का वैल्यू 1 आएगा। यदि 10C2 कैलकुलेट करते हो, 10 जो है ऑब्जेक्ट्स आपके वो सारे डिफरेंट हैं, तो 10C2 की वैल्यू 45 आती है, बट 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तब 10C2 की वैल्यू भी 1 ही आती है। तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये हर इंडिविजुअल 1 हो जाएगा, तो ये 1+1+1+1+1+1 n टाइम्स तो n बन जाएगा। ये है उसके पीछे रीजन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सर जैसे वो मतलब n ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसमें से ये वाला सेकंड केस इसलिए था कि अगर n1 अलाइक हो n2 अलाइक हो, हाँ लेकिन हाँ, अगर n में से अगर कुछ अलाइक है लेकिन कुछ नहीं है तो? वो केस अब मैं बता रहा ना अभी। ओके सर। हाँ, वो बताया ना कि अभी मैं एक ऐसा सेक्शन भी बनाऊंगा जिसमें कुछ आइडेंटिकल होंगे और कुछ डिफरेंट वाले भी होंगे, तो वो अपना आगे आ रहा है। मूविंग ऑन टू सेकंड पेज, थर्ड रिजल्ट। अब ये बात जो आइडेंटिकल वाली मैंने आपको बताई है कि मेरे पास यदि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से R ऑब्जेक्ट्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ R ऑब्जेक्ट्स out of n identical objects is equals to, अब R का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। यदि हमने R का वैल्यू 1 लिया, मतलब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ बेस 1 होंगे। यदि मैंने R का वैल्यू 2 लिया, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ बेस 1 होंगे। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल हो गए तो हमेशा हर इंडिविजुअल का मतलब NC1 का वैल्यू भी 1 आएगा, NC2 का वैल्यू भी 1 आएगा, NC3 भी 1 आएगा, NCR भी 1 आएगा और NCN भी 1 ही आएगा, सबका वैल्यू 1 हो जाता है इंडिविजुअल। तो ये जो बात अभी हमने यहाँ यूज करी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि जब 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा, और लास्ट में NC0 वाला एक केस तो n+1 हो जाएगा। ठीक है। सो और एक जो हमने n1+1 कैसे लिखा वो भी एक केस यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फोर्थ केस ये है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, पहली लाइन वही लिखी है, ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ
n identical objects is equal to n plus 1. ठीक है, तो आई होप दोनों केसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो। यहाँ पर मैंने बोला है कि आपको पर्टिकुलरली r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, मतलब n में से r को सिलेक्ट करना है, तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लिखा। अब आप r की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। आपने ये पढ़ा है कि r मिनिमम 0 मैक्सिमम n हो सकता है, मतलब यदि आप यहाँ पर r को 1 लोगे तो भी 1 आएगा, r को 2 लोगे तो भी 1 आएगा, r को 3 लोगे तो भी 1 आएगा, r को 0 लोगे तो भी 1 आएगा, r को n लोगे तो भी 1 आएगा, हर इंडिविजुअल का वैल्यू 1 आएगा। और जबकि यहाँ पर मैंने बोला है 0 और मोर का मतलब क्या है, 0 और मोर का मतलब है कि अब यहाँ पर मैंने आपको फ्री कर दिया कि मेरे पास जो सेक्शन है रेड कलर की टी शर्ट्स का, उन रेड कलर की टी शर्ट्स में मान लो 10 टी शर्ट्स हैं, तो अब ये मॉल ऐसा है, ये दुकान ऐसी है कि आप जाओ और आप कुछ नहीं खरीद के लाओ तो भी चलेगा, केवल देख भी सकते। 0 और मोर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब इस केस का जब ये वर्ड आएगा 0 और मोर, 0 और मोर का मतलब कुछ नहीं भी ले सकते या सारे के सारे भी ले सकते हो। और हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर n, तो यहाँ पर जो वैल्यू बना वो क्या बना, MC0, MC1 और अप टू MCN। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो n है ये आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल में हर इंडिविजुअल का वैल्यू 1 होता है, तो अब ये कितना आएगा, दैट मींस इट इज 1 + 1 + 1 + 1, और ये कितने टाइम्स होगा, ये n + 1 टाइम्स है, क्योंकि 0 से लेके n तक है, तो 1 1 1 1 हमको कितने टाइम्स ऐड करना है, n + 1 टाइम, इसलिए इसका वैल्यू जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू n + 1। तो यह है दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस। अभी इस बात में आपको भी कोई डिफिकल्टी गई हो तो पूछिए। सर वो जीरो और मोर का मतलब बताना। 0 और मोर का मतलब 0 1 2 3 अप टू n, कुछ भी ले सकते हो। और कोई डाउट, फॉर्मूला सिर्फ n+1 है क्या, कि वो भी है पूरा? ये n + 1 है, सिर्फ okay. ये भी n + 1। सर अगर हम मॉल में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं खरीद रहे तब भी n+1 आएगा, और सब खरीद रहे तब भी n+1 आएगा? देखिए जब मॉल में जा रहे हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सेक्शन एक दुकान में गए जो कि केवल रेड टी शर्ट ही बेचता है, और उसके पास मान लो 100 टी शर्ट है, और उसमें दुकान पे एक नोट लगा दिया कि अब दुकान में जब आप आओगे तो एक खरीद के जाना है आपने, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा 100। लेकिन अब यदि उसमें ये बोल दें कि आप जरूरी नहीं है कुछ खरीदो, आप आके देख भी सकते हो, तब आपका आंसर होगा 101। जब 100 आइडेंटिकल टी शर्ट्स उस दुकान वाले के पास होंगी और वो ये बोलेगा कि आप आओगे तो कम से कम एक खरीद के जरूर जाना, तब आपका आंसर होगा 100। लेकिन अब वो बोल दे कि आप आके केवल देख भी सकते हो या कुछ खरीद भी सकते हो, तो फिर आपका आंसर होगा 101, 101, एक ज्यादा हो जाएगा। और कोई क्वेरी? चलिए, ये जो लास्ट केस आपको भी बताया था, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें मैं कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी डाल दे रहा हूँ। तो देखिए 5वां केस, total number of ways in which it is possible to form groups by taking some or all out of n1 plus n2 up to nk plus k things, where n1 are alike of one kind, n2 are alike of second kind, and so on,
and k are alike of kth kind and k objects are different या distinct. तो इसके लिए फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं. It is n1 plus 1, n2 plus 1, nk plus 1 2 raised to the power k minus 1. ये हो गया वो केस जहां पर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी है और डिफरेंट भी है. ऑलमोस्ट पहले फॉर्मूला जैसे ही है. पहले फॉर्मूला में आपने इतना लिखा था और -1 किया था. अब जब डिफरेंट आएगा तो 2 पावर k और मल्टीप्लाई. मतलब अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक शॉप आपकी ऐसा है मॉल जिसमें मान लो आपके पास k सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन में n1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है. सेकंड सेक्शन में n2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है. kth सेक्शन में k आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है. और एक सेक्शन ऐसा है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं. सिंगल 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 लिखे. तो जब ये देखिए यहाँ पर लिखा है n1 are alike of one kind, n2 are alike of second kind, and so on, nk are alike of kth kind, and the rest मतलब k, बाकी जो बचे हुए k ऑब्जेक्ट्स हैं they are different, distinct objects हैं, सारे अलग अलग हैं. और आपको जो ग्रुप का फॉर्मेशन करना है वो ग्रुप का फॉर्मेशन बाय टेकिंग सम और ऑल. कुछ या एक से ज्यादा आपको लेना. सम और ऑल लेना मतलब कहने का मतलब है मॉल में जाओगे तो खाली हाथ वापस नहीं आना. यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन. तो जब आप पहले सेक्शन में गए तो आपके पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल होंगी? n1 plus 1. आप कुछ नहीं भी ले सकते, या एक ले भी सकते हो, या दो ले सकते हो, या n1 ले सकते हो. तो पहले सेक्शन के लिए चॉइसेस n1 plus 1, दूसरे सेक्शन के लिए n2 plus 1 और kth सेक्शन के लिए nk plus 1. ये k सेक्शन हो गए जिनमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे. और फिर इनटू जब आप एक ऐसे सेक्शन में गए जहां पर सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तब वहां पर चॉइसेस आपके पास क्या हो जाएंगी? तब आपके पास चॉइसेस हो जाएंगी kc0, kc1, kc2, kc3, kck. तो उसका वैल्यू 2 पावर k आएगा. और अब इन सारे केसेस में हमने कहीं ना कहीं वो केस इंक्लूड करा है जब आप हर सेक्शन में गए और आपने कुछ नहीं लिया तो वो एक केस ओवरऑल बस हमने उठा के -1 कर. तो -1 ओवरऑल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो बस ये याद रखना है कि जहां पर भी 0 और मोर बोलेंगे वहां पर आपने 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. लेकिन जब यहाँ पर सम और ऑल बोलेंगे तो उस केस में आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है. दोनों बातों में फर्क केवल इतना है कि ये कुछ गलत हुआ नहीं. ठीक है ना. 0 और मोर बोला तो nc0 इंक्लूड होगा ना. और सम और ऑल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 0 और मोर बोला था मतलब यहाँ पर nc0, nc1 ये सारी बातें इंक्लूडेड थी. लेकिन जब यहाँ पर सम और ऑल बोला है मतलब एक या एक से ज्यादा लेना है तब यहाँ पर nc0 वाला केस सब्ट्रैक्ट होगा. और इसलिए हमने वो लास्ट में जाके -1 किया. बस इतना सा फर्क है दोनों केसेस में. यहाँ 0 और मोर बोला था इसलिए +1 है. यहाँ पर 1 और मोर बोला है तो उस केस में -1 हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो दिस इज द लास्ट पॉसिबिलिटी जिसमें हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सारे ले रखे हैं. अभी भी कोई डाउट है आपको तो पूछिए. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. इसका जो फॉर्मूला है ये इसके ऊपर लिखा हुआ है. तो वहाँ पे 2k क्यों लिया? 2k क्योंकि k आर द डिफरेंट, ऑल द k ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. और आपको बताया था सबसे पहले कि इसमें जब k डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तब उसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा? kc0 plus kc1 plus kc2 plus 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 kck, इसका वैल्यू 2 पावर k. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे
तो सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n, जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही 2 पावर k लिखा है। मतलब यदि आप इस k की जगह पर n लिखते हो तो ये 2 पावर n बन जाता है। क्योंकि n ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने n नहीं लिखा। आप यहाँ पर n भी लिख सकते हो यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो k डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जगह पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, तब यहाँ 2 पावर n आ जाएगा। और कोई डाउट? चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इस बात को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार अपन यहाँ पर लिख लेते हैं जब अपन सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पेज नंबर 3, और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कंडीशनल कॉम्बिनेशंस या कंडीशनल सिलेक्शन। कंडीशनल कॉम्बिनेशंस अभी कौन एंटर करता है? हिमांशु। तो लिखिए इसमें द नंबर ऑफ वेज इन विच तो ये बात अपन पहले लिख चुके हैं, ठीक है। मेरे को आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और इस तरीके से कि के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स उन सिलेक्शन में हमेशा इंक्लूडेड हो या फिर कभी भी इंक्लूडेड ना हो। तो ये आपको ऐसा बताया था कि मेरे पास मान लो 15 प्लेयर है, मेरा को 11 का एक क्रिकेट टीम बनाना है, 15 प्लेयर में से 11 की एक क्रिकेट टीम बनाना है, और रिस्ट्रिक्शन मैंने ये डाल दिया है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा इंक्लूडेड रहें। तो इसलिए जब 2 को हमेशा रखना ही है, तो अब मेरे को जब 11 की टीम बनानी है और 2 हमेशा रखने हैं, 2 तो मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसका मतलब है अब मेरे को केवल 9 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 13 बचेंगे। तो अब मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 13C9 हो जाएगा। मतलब जो 2 है वो दोनों जगह सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर और नीचे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हमेशा नहीं रखने, मतलब 2 प्लेयर को कभी भी टीम में जगह देनी ही नहीं है। कभी भी मेरे पास जो सिलेक्ट करने हैं प्लेयर्स वो 11 ही हैं, लेकिन टोटल में अब 2 कम हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 13C11। तो
फर्स्ट केस में आंसर आएगा 13C9 और सेकंड केस में आंसर आएगा 13C11। तो कहने का मतलब है दोनों भी केसेस में जो के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन डला है, कंडीशन डला है, वो इस केस में और इस केस में दोनों जगह काम होगा, लेकिन फर्क केवल यहाँ पर आता है। ऑलवेज इंक्लूडेड बोलेंगे तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेवर इंक्लूड बोलेंगे तो केवल न्यूमरेटर, मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये चीज आपने परम्यूटेशन में भी बोली थी, और परम्यूटेशन में आपने वहां पर सिलेक्शन की जगह अरेंजमेंट वर्ड लिखा था कि हमको n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तब केवल फर्क इतना आया था उस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में, तब आपने इंटू आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल और लिख दिया था, क्योंकि आप जानते हो NCR इंटू आर फैक्टोरियल NPR होता है। तो जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो हम केवल आर फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप पीछे जाके देखिए, वहां पे से आर फैक्टोरियल यदि निकाल दोगे तो ये फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे, सिलेक्शन के फॉर्मूले। कोई डाउट हो इसमें, इतनी बात में आपको? सर ये के का रोल नहीं समझा। क्या बोले? सर ये के जो ना के, हाँ, उसका रोल नहीं समझा। उसका क्या नहीं समझा? रोल रोल क्या काम है उसका, क्या अस्तित्व है? अस्तित्व कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला जाता है। क्वेश्चन में अस्तित्व ये है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बोलूं कि इफ यू हैव, जैसे आप इसको ऐसा समझ ले कि आपके पास 15 बुक्स हैं IIT जेई करने के लिए। मान लो आप मार्केट में गए और 15 बुक खरीद के लेके आ गए। 15 में से आपको ये बोला गया है कि आपने कोई 11 बुक सिलेक्ट करनी है IIT जेई करने के लिए। 11 बुक्स का सिलेक्शन करना है, 15 में से 11 बुक सिलेक्ट करनी है। और अब उस पर ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, 15 में से यदि कोई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन होगा, मेरे पास 15 बुक्स हैं और 11 सिलेक्ट करनी है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था। चलो ये हो। अब मैं आता हूँ कंडीशनल कॉम्बिनेशन कि मेरे पास 15 बुक्स हैं, उसमें से मेरे को 11 सिलेक्ट करनी है, बट एक रिस्ट्रिक्शन ये बोल दिया गया आपको कि दो पर्टिकुलर बुक्स जो हैं, बुक 1 और बुक 2 मान लो, वो कभी भी आपने अपने सिलेक्शन में लेनी ही नहीं है। मतलब वो दो बुक्स को हमेशा एक्सक्लूड करना है। तो मेरे पास 15 बुक्स हैं, 2 बुक को मेरे को लेना ही नहीं है, और जो जब 2 बुक को नहीं लेना है तो टोटल में कम हो गई। मतलब अब 15 में से मेरे पास केवल सिलेक्शन के लिए कितने बुक्स बचे? 13। तो अब मैं क्या करूंगा, 13 में से 11 बुक सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अब आपको ये बोला जाए कि वो 2 बुक तो बहुत जरूरी है जेई करने के लिए, वो 2 बुक तो आपको रखना ही रखना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो 2 बुक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई आपकी, आपको बनाना था 11 बुक्स, 2 तो आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए। अब कितने बचे आपके पास? 9। तो 2 बुक तो हमेशा इंक्लूड करनी है। तो जब 2 बुक्स हमेशा इंक्लूड करनी है, तो फिर वो 2 बुक्स टोटल में भी कम हो जाएंगी और जो सिलेक्शन करना है आपको उसमें भी कम हो जाएंगी। मतलब अब इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा? 13C9। तो ये है आंसर। ये है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन 15 में से 11 बुक सिलेक्ट करने के तरीके। ये वो रिस्ट्रिक्शन है जब आपको 15 में से 11 बुक सिलेक्ट तो करनी है, बट 2 पर्टिकुलर बुक्स हमेशा रखनी है। जब हमेशा रखनी है तो 2-2 ऊपर नीचे दोनों जगह काम हो जाए। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि 15 में से 11 बुक्स आपको सिलेक्ट करनी है, जबकि 2 पर्टिकुलर बुक बड़ी खराब है, उनको लेना ही नहीं है आपने, तो अब आपको केवल क्या बचे? 13 ही बुक्स बचे। 13 में से 11 सिलेक्ट करें। समझ गए हर्ष? यस। अच्छा, तो अस्तित्व समझ में आ गया मतलब तुमको। ये है उसका अस्तित्व। कहाँ से वर्ड ढूंढ के लाया तुम अस्तित्व। चलिए, अच्छी बात। तो और कोई क्वेरी मन में सवाल उठ रहा है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। तो चलते हैं आगे। और नेक्स्ट जो हमारी बात है, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल, लेकिन आगे की क्लास में। लेकिन अभी मैं एक और बात के साथ क्या माइक म्यूट करो, तुम रेड कर अपना माइक। हाँ,
तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। Some important results for geometrical problem. अब इसमें पहला रिजल्ट है नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट लाइन्स formed by joining m points formed by joining n points on a plane out of which m points are collinear is। तो देखिए हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन में हमारे पास टोटल n पॉइंट्स हैं और इन n पॉइंट्स में से इन n गिवन पॉइंट्स में से मेरे पास n पॉइंट्स जो हैं, ये जो n का वैल्यू है ये हमेशा n से छोटा होना चाहिए। हमारे पास जो m पॉइंट्स हैं वो m पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर। तो टोटल कितने लाइंस बना सकते हैं? तो एक बात आप ये समझे, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यदि वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मैं आपको बोलूं कि किसी प्लेन में मेरे पास 10 पॉइंट हैं, तो आपको ये बताना है कि 10 पॉइंट से आप टोटल कितने लाइन बना सकते हो। तो आप ये जानते हैं कि एक लाइन की फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंटों की जरूरत है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके अपन एक लाइन बना सकते हैं और इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर पॉसिबल वो हो जाएंगी 10c2। बट अब मैं आपको ये बोलूं कि उन 10 गिवन पॉइंटों में से 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ गए, 4 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो गए। If 4 points are collinear out of 10 given points, तब आपका आंसर क्या होगा? तो आप ये जानते हो कि जब 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालूंगा, तो 10 पॉइंट से दो को ज्वाइन करके टोटल लाइंस 10c2 बनेंगे और 10c2 का मतलब होता है 45, तो 45 लाइंस बनेंगे। लेकिन आपको ये बोला गया है कि उन 10 पॉइंटों में से 4 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं और कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे आप डिफरेंट लाइन काउंट नहीं कर सकते। तो उन 4 पॉइंटों से कितनी लाइन बनेंगी? तो उन 4 पॉइंटों से 4c2 लाइंस बनेंगी। 4c2 का वैल्यू 6 होता है, तो 6 लाइंस तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, जो एक के ऊपर एक बनेंगी, चूंकि वो 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ गए थे। तो टोटल लाइंस बने 10c2 मतलब 45। वो 10c2 में से आपके जो 6 लाइन है 4c2 वो आपके आइडेंटिकल है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगे वो होंगे 10c2 माइनस 4c2 प्लस 1, मतलब 45 माइनस 6 प्लस 1, तो इनडायरेक्टली 40। तो करेक्ट आंसर है 40। ठीक है, सो ये है आपके लिए फॉर्मूला। जितने पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाए उतने पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर होंगे और एक ही लाइन फॉर्म करेंगे, और जब एक ही लाइन फॉर्म करेंगे तब उस केस में अपन उतने लाइंस को सब्ट्रैक्ट करके उसकी जगह पर एक ऐड कर देंगे। मतलब अब यहाँ पर यदि मैं फॉर्मूला की बात करूं
तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, n डिफरेंट पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ लाइन बनेंगे NC2। इसमें से m पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए ये केस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इनमें से एक अपन ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो 4 पॉइंटों से 6 आइडेंटिकल लाइंस बनती हैं। तब आप पूरे 6 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 6 सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ एक ऐड कर देना, क्योंकि वो एक लाइन तो बनेगी। जब सारे पॉइंट एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ऐसे 4 पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए, तो 4 लाइनें जो आपने 45 में काउंट कर ली थी, वो 4 तो डिफरेंट, मतलब 6 जो बनेंगी, वो 6 तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन वो 6 की जगह एक तो लिखना पड़ेगा, इसलिए वो 1 अपन इसको इंक्लूड कर देते हैं। फॉर्मूला इज NC2 माइनस MC2 प्लस 1। इस फॉर्मूला में अभी कोई डाउट है आपको? सर बाकी तो बताइए। टाइप करने में पूरा समय निकाल देता है, समझता नहीं है, फिर बाद में आके पूछते हो कि एक और बार मैसेज क्यों टाइप कर रहे थे जब मैं समझा रहा था? तो कुछ भी दूसरी एक्टिविटी में लगे रहते। तो वी हैव टू फॉर्म टोटल नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग n पॉइंट्स, और उन n पॉइंट्सों में से मेरे पास यदि m पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं, तो अपन क्या करेंगे, n पॉइंटों में से टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनाने के तरीके NC2, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे MC2, और जो कोलिनियर पॉइंट है वो एक लाइन तो फॉर्म करेंगे, इसलिए अपन +1 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा बनेगा। तो ये याद रखिए कि जब भी नंबर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो उसमें आपको ये देखना है कि डिफरेंट पॉइंट्स कितने गिवन है, उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। और यदि कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता है, तो फिर फॉर्मूला में NC2 माइनस MC2 प्लस 1, मतलब ये फॉर्मूला आपको और क्लियर होगा। मैं इसमें एक और अगली बात लिख रहा हूँ, तब आपको जाके टोटल एक और ये फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे 4-5 रिजल्ट है, मैं एक रिजल्ट और बता रहा हूँ, फिर अपन उसको अगली क्लास में लेके जाएंगे और एक बार रिवाइज और करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर हाँ बोलिए। सर, अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शन रहता कि एक लाइन 3 पॉइंट से ही बनेगी, तो सर नीचे 3 आता ना। क्या बोले? अगर एक लाइन में 3 पॉइंट आना चाहिए, मतलब 3 पॉइंट से एक लाइन बननी चाहिए, तो सर 2 की जगह हाँ 3 तब ऐसे 3 आएगा। लेके, हाँ ठीक है। तो कंडीशनल सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ फॉर ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, इसमें अगला जो अपना केस है, और वो केस है कि मान लो अब मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस, डिफरेंट लाइन की जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछा होता, नंबर ऑफ टोटल लाइंस की जगह ट्राइंगल्स है, टोटल ट्राइंगल्स formed by joining n points on a plane out of which m points are collinear. So it is given by क्या होता है फॉर्मूला, NC3 माइनस MC3 डन। ये आई होप अब आपको समझ में आया हो, क्योंकि लाइन में और ट्राइंगल में ये फर्क है। ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आपको एक बार में टोटल 3 पॉइंट चाहिए। तो मैं पहले क्या करता, जितने भी पॉइंट्स मेरे को गिवन है, मैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें से निकाल लिया। मेरे पास यदि n पॉइंट्स हैं और n पॉइंटों से मेरे को यदि ट्राइंगल बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स NC3 होंगे। बट अब आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया है कि इन n गिवन पॉइंट में से m गिवन पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल कोलिनियर है, एक ही लाइन पर आ गए। जब m पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब वो कोई ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और इसलिए हम इसमें से MC3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब वो सारे ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि उन कोलिनियर पॉइंटों से बने हुए हैं।
तो MC3 माइनस MC3, तो यहाँ पर केवल सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐड नहीं हुआ। जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक हमको ऐड करना होता है, क्योंकि जो आपके पॉइंट्स कोलिनियर है वो कोलिनियर पॉइंट्स इस केस में कोई ट्राइंगल नहीं बनाते थे, बट इस केस में वो कोलिनियर पॉइंट मिलके एक लाइन जरूर बना देते हैं, आइडेंटिकल लाइन हो जाती है जो, एक लाइन जरूर वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो लाइंस में और ट्राइंगल्स में केवल इतना फर्क है, जब लाइन की बात करेंगे तो दो दो पॉइंट लेके लाइन बनाएंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे तो तीन तीन पॉइंट्स लेके ट्राइंगल बनाएंगे, जब लाइन की बात करेंगे तो +1 करेंगे, जब ट्राइंगल की बात करेंगे तो प्लस कुछ भी नहीं करेंगे। ये है रीजन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर +1 का बताना फिर से। +1 का मतलब है कि लाइंस, जैसे आपको यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और मैं आपको ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर दे दूं, मेरे पास टोटल 4 3 7 पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं 7 पॉइंटों में से 4 पॉइंट कोलिनियर। तो अब आपसे पूछा है कि लाइन कितने बने, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 7 पॉइंटों से टोटल लाइन निकाल लेंगे, वो 7C2 बनेगा। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, बट इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, तो इन 4 पॉइंटों से एक ही लाइन बनेगी, इसलिए अपन वो 4C2 सब्ट्रैक्ट करके वो एक लाइन ऐड करते हैं, क्योंकि इससे कोई डिफरेंट लाइन तो बनेगी नहीं, इससे केवल एक ही लाइन बनेगी, तो ये 4C2 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करते हैं। लेकिन यदि मेरे को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा होता इसी क्वेश्चन में, 7 पॉइंट है, 4 कोलिनियर है, तो टोटल ट्राइंगल 7 पॉइंटों से जो बनेंगे वो 7C3 बनेंगे, बट इन 4 पॉइंटों से कोई ट्राइंगल फॉर्म होगी नहीं, इसलिए 4C3। तो ट्राइंगल इतने होंगे, लाइंस इतनी। अभी समझ गया कुणाल? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट अपन कुछ और करेंगे, 3-4 रिजल्ट और हैं, और साथ में जो आज आपने थ्योरी पढ़ा, कल जो आप थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, उन दोनों को मिला के अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल ओवरऑल। तो ये जो कंसेप्ट आज आपने पढ़े हैं ये कल तक और आपके पक्के हुए हैं। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। अरे बाय बाय तो बोलो। बाय सर। होता रहता है कुछ ना, एकदम बस बिस्तर में सो गए बस, गुड नाइट गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, प्रणव चले गए, साहिल चले गए, चलो बाय एवरीवन।